नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल एपिसोड जारी न हो सका, थोड़ी तबीयत अनुकूल नहीं थी, कोरोना नहीं था। इसको मजाक ही समझ लीजिए। कुछ पार्टियां तो यह भी शायद ख्वाहिश कर रहे हो कि शायद हमको कोरोना भी हो जाए, तो जब तक उस ईश्वर का आशीर्वाद और खुदा की रहमत है तब तक ये रक्षा होती रहेगी है। तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, ये जब तक ये कोरोना का थोड़ा सा मामला चलेगा तब तक और उसके बाद भी ये YouTube के माध्यम से अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों और अपने आदरणीय भारतीय अवाम को भारतीयता की बात जगाने का कार्यक्रम ये चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। और साथ ही साथ देश के अंदर जो देश के दुश्मन हैं और देश के खतरनाक शत्रु हैं, जो कि राजनीतिक दलों के भेष में हैं, उनको भी बेनकाब करके उनके भी और उनके प्रति भी आगाह होने की जागृति या जागरण ये भारतीय अवाम ताकत दल करवाता रहेगा। तो बात वहीं आकर के रुकी थी। जब भी सच्चे अर्थों में अपने देश की जनता अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों की भलाई और अपने देश की भलाई और देश की मजबूती की कोई अनुकूल बात या उसका अभियान चलाने की बात हो, तो ये जो संभ्रांत वर्ग है ये आपका साथ नहीं देगा। और पिछले एपिसोड में इसका इशारा किया गया था कि हमारे दो महापुरुष और भविष्य दृष्टा, बहुत दूर तक देखने वाले स्वामी विवेकानंद और उन्हीं के समतुल्य हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उनके विचारों को हमेशा अपने दिलो दिमाग में, अपने मस्तिष्क पटल पर हमेशा जीवंत रखिए। ये भारतीय अवाम ताकत दल का एक विनम्र अनुरोध है। उन्होंने क्या कहा था, ये बात पिछले एपिसोड में भी बताई गई थी, लेकिन फिर से इसको दोहराने की आवश्यकता है। उन्होंने ये कहा था अंग्रेजी में, वो अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। पहले अंग्रेजी का उसका जो वर्जन है, इंग्लिश वर्जन है, पहले उसको मैं सुनाता हूँ और उसके बाद उसका जो आशय है, तात्पर्य है, भावार्थ है, उसको भी मैं बतलाऊंगा। उन्होंने कहा, द ओनली होप इज फ्रॉम द मासेस
The only hope is from the masses. The elite of this country is morally and physically dead. उनका जो कुछ भी उम्मीद है, आशा है, वो मासेस से है। मासेस माने हमारे आम भारतीय भाई बहनों से है, साधारण और गरीब वाली बात। और उन्होंने आगे कहा, द इलाइट ऑफ दिस कंट्री इज मॉरली एंड फिजिकली डेड। इस देश का जो सम्राट वर्ग है वह नैतिक रूप से और अन्यथा दूसरे रूप में भी वो मर चुका है। उसने अपनी आत्मा को मार दिया है, स्वार्थ माने निस्वार्थ के चलते, वेस्टेड इंटरेस्ट के चलते इस संभ्रांत वर्ग ने अपनी आत्मा को मार दिया है। और ये बहुत बड़ी बात है। ये संभ्रांत वर्ग है, बहुत सूटेड बूटेड रहेगा और टाई सूट और बगल में अटैची फलगाने तो हमारा रहेगा, लेकिन उसकी आत्मा मर चुकी है। उसमें वो संवेदना नहीं है कि कोई बात आवाम के लिए हो। हाँ, दिखावे के रूप में उनके कुछ चाटुकार जो है, कुछ बौद्धिक वर्ग उनको डिक्शनरी से उठा करके कुछ शब्द और कुछ वाक्य उनको बता दिए कि यही आप बोलते रहिए, तो उनके बोलने पर मत जाइए। बहुत मंचों से बोलने वाले आते हैं, मंचों से बहुत ऊंचा ऊंचा भाषण करते हैं। उनके करतूत को देखने की आवश्यकता है, और तभी उनका ये दोहरा चरित्र या पाखंड और उनके शातिर चरित्र जो है वो समझ में आता है। तो वही उसी को इशारा उन्होंने, हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि इलाइट वर्ग का आत्मा मर चुकी है। किसमें? निस्वार्थों में। अपवाद छोड़ दीजिए, अपवाद दो केवल है। तो उन्होंने बताया, तो जिसमें उन्होंने कहा था 1890 के दशक में, तो उसमें के संभ्रांत वर्ग जो थे, कुछ अपवादों को छोड़ करके जितने राजा थे, जितने नवाब थे, जितने उनके नीचे जमींदार थे, जमींदारों के फिर वो चमचे थे, चमचा की मंडली कई कई रिंग होती है, छल्ले होते हैं, यानी फर्स्ट रिंग पहला छल्ला, फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग, थर्ड रिंग, फोर्थ रिंग, फिफ्थ रिंग, इस तरह से चमचों की एक रिंग चलती है। यानी जो सबसे करीब है इन सबों के, चाहे राजाओं के, नवाबों के, जमींदारों को, वो पहली रिंग। फिर पहली रिंग के जो चमचे होंगे तो वो आएंगे सेकंड रिंग में। इसी प्रकार तो ये सब जो है, जो अंग्रेज अपराध कर रहे थे हमारे मुल्क के खिलाफ, इस मुल्क का शोषण, संसाधनों का दोहन, हमारे देश के लोगों को सताना, परसिक्यूशन, और इज्जत से भी वो खिलवाड़, और हर तरह से इनका शोषण। वही चीज ये जो ग्रुप था इलाइट वर्ग का, राजाओं, नवाबों, जमींदारों और उनके चमचा मंडली का जो समूह था, वो वही अपराध कर रहा था जो हमारे अंग्रेजी हुकूमत कर रही थी। अब वही जो सम्राट वर्ग है, उसी का काफी हिस्सा 95% से अधिक जो है वो एनपीसी में आ गया है, और 2-3% या 2-1% जो है ये भाजपा में है। इसीलिए जो है मुल्क पर जो कहर बरपाया जा रहा है इस एनपीसी के द्वारा, चूंकि वो वही सम्राट वर्ग आया हुआ है कई रूपों में, और नए किस्म के सम्राट वर्ग भारत में पैदा हो गए हैं। और उसी सम्राट वर्ग में जो सबसे खतरनाक सम्राट वर्ग है
वो है मीडिया। तो इस मीडिया को स्वामी विवेकानंद के निगाह से जरा परखिए। इसकी आत्मा मर चुकी है निस्वार्थ में। उसी प्रकार बिका हुआ बौद्धिक वर्ग, और कुछ तो जो है इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हो गए हैं, बारूदी बौद्धिक वर्ग हो गए हैं। और भी देश विरोधी ग्रुप्स जो है पैदा हो गए हैं, जैसे कन्हैया कुमार गिरोह है, असदुद्दीन गिरोह है, पीएफआई है, सिमी है, लुटियन गिरोह है। तो संभ्रांत वर्ग कितना खतरनाक है, जो स्वामी विवेकानंद ने 1890 के दशक में बताया, वही खतरा जो है इन संभ्रांत वर्गों से है, जो इन रूपों में है, मीडिया, बौद्धिक वर्ग इत्यादि। अब जो दूसरा विचार है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का, तो विद्वानों के लिए है। पढ़ लिख के बहुत विद्वान हो गए, समाज में बड़ी अच्छी बड़े ऊंचे अच्छे ओहदों पर जाकर आसीन हैं, और वो मुल्क, इस समाज के लिए वो कितना खतरा बन चुके हैं। यही आभास, यही ज्ञान, यही स्पष्टता बताने के लिए वो हमारे महापुरुष और देश का हीरा बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने क्या कहा था कि हमारे देश में वक्त के किसी मोड़ पर विद्वानों की कोई कमी नहीं रही है, एक से एक विद्वान रहे हम। लेकिन उन विद्वानों के साथ समस्या ये रही है कि कुछ अपवादों को छोड़कर जो जितना बड़ा विद्वान रहा है, बौद्धिक रूप से उतना ईमानदार नहीं रहा है, या दूसरे शब्दों में बौद्धिक रूप से उतना ही वह बेईमान रहा। तो जो हमारे यहाँ जो ये विद्वान लोग हैं, वो बौद्धिक रूप से ऐसा है कि कुछ अपवाद छोड़ दिया, अपवाद की बात नहीं की जा रही है। अमूमन जो हमारे यहाँ सफ़ेद पोश किस्म के, या जो भी कर लीजिए, जो विद्वान हैं, यानी बौद्धिक ईमानदारी का न होना, एब्सेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, या दूसरे शब्दों में इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी या बौद्धिक बेईमानी, यह बहुत बड़ी समस्या है, यह बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है। और नमूने के तौर पर जो ब्यूरोक्रेसी है, यह पूरी तरह से इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की शिकार है। जुडिशियरी जो है पूरी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की शिकार है। पूरा बौद्धिक वर्ग जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का शिकार है। अपवाद छोड़ दीजिए। और यही जो है इस देश का बहुत बड़ा अभिशाप है। यह स्पष्टता हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के उस दृष्टिकोण से हम सभी को इसका आभास और ज्ञान होता है। तो खैर, इन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के भारतीय वामता के दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, अपनी भारतीय आवाम से निवेदन करता है कि आप सब चीज़ छोड़ दीजिए, सिर्फ भारतीय एकता के मंत्र को, उसके विचार को और उसके अनुसार आचरण व्यवहार को आगे बढ़ाइए। जैसे गीता पढ़िए, गीता में प्रभु कृष्ण ने अर्जुन को बहुत उपदेश दिया, और इतना उपदेश दिया कि वो भ्रमित हो गए कि साहब आपने कितने योग बता दिया कि वो कर्म योग है, ज्ञान योग है, सांख्य योग है, और ये योग है, वो योग है। तो वो प्रभु कृष्ण देख रहे थे कि लगता है कि अर्जुन में जो ज्ञान जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है। तो
अंत में प्रभु कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन घबराओ नहीं, तुम सब छोड़ दो, ये तुम्हारी समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, यही उन्होंने बोला था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तुम सभी धर्मों को छोड़कर कि बस एक ही काम करो, तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो वही भारतीय वाम ताकत दल हमारे प्रभु कृष्ण की उस वाणी से बहुत प्रेरणा लेकर कहता है कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम सब बातों को छोड़ करके सिर्फ भारतीय एकता की बात करें। सारा निदान इसी में है, सारी समस्याओं का हल इसी में है। अब और वो जब भारतीय एकता की बात कही जाए तो ये भावना आना बहुत जरूरी है, जिसके लिए भारतीय ताकत दल बार बार कहता है कि यह है कि जितने इस देश के लोग हैं, इस अपने मुल्क के लोग हैं, वह एक ही मिट्टी जो भारत जो पावन मिट्टी की संतान हैं, इसलिए सभी लोग बराबर समान और एक और अपने ही हैं, सभी लोग भारतीय हैं। ये भावना का होना बहुत जरूरी है। भेद विभेद की यानी कोई गुंजाइश नहीं है इसमें, अपने ही भारतीय भाई। और जो धर्म का इसमें तांडव होता है, धर्म के विषय में भारतीय वाम ताकत दल ने बार बार बताया है, बार बार बताता भी रहेगा, समझाता भी रहेगा कि धर्म के माने नहीं, जो रिलीजन वो धर्म माने, वो जो रिलीजन की बात करें वो रिलीजन नहीं होता है। धर्म अलग चीज होती है, वो रिलीजन से अलग होती है। धर्म माने हमारा फर्ज होता है, हमारे ड्यूटी कर्तव्य ये सब होता है, आचरण व्यवहार या इसका समुच्चय, ये हमारा धर्म है। धर्म से मतलब किसी को हिंदुत्व से नहीं है या सनातन से नहीं है, इस्लाम से नहीं, सिख से नहीं। धर्म से मतलब हमारा कर्तव्य क्या है। और वो धर्म जो है प्रत्येक देशवासी को, प्रत्येक आदरणीय भारतीय भाई बहन को, प्रत्येक अपने आदरणीय भारतीय आवाम को राष्ट्र धर्म निभाना है अनिवार्य रूप से। वो राष्ट्र धर्म क्या है कि हम अपने मुल्क भारत राष्ट्र और अपनी आवाम, अपने भारतीय भाई बहनों की चिंता करें। भारत राष्ट्र की क्या चिंता करें, ये कैसे सुरक्षित रहेगा, कैसे मजबूत होगा और कैसे दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे ऊंचा और सबसे वो कीर्तिमान होगा, और कैसे हमारी आवाम सुखी रहेगी, उसको सुख मिलेगा, उसको सुकून चैन मिलेगा, तरक्की कैसे आएगी, कैसे खुशहाली आएगी, इस तरह का चिंता हर एक भारतीय भाई बहन को करना है। ये हमारा राष्ट्र धर्म है। इस बीच में एक बात और जोड़ना चाहते हैं। भारतीय वाम ताकत दल ने पिछले 9-10 महीने से YouTube के माध्यम से भारतीयता के मुहिम अभियान को चला रहा है और पूरी जी जान से लगा हुआ है, लेकिन इसकी कामयाबी वो आपके हाथों में है। मतलब आप बेहतर जानते हैं कि इसका इन विचारों का प्रचार कैसे करना है। और सोशल मीडिया में सारी तकनीक आप और आपके बच्चे जानते होंगे, सोशल मीडिया को कैसे हैंडल करना है। यदि ये विचार मुल्क की भलाई के लिए हैं तो भारतीय वाम ताकत दल आपसे गुजारिश करता है कि आप इसके वॉलंटियर बन जाइए और हर एक हमारा आदरणीय भारतीय भाई बहन वॉलंटियर बन करके इसके संदेश को, इसके YouTube के जितने संदेश को करीब 400 के आसपास हो गए हैं, सभी 400 जो है पूरे देश में हर एक भारतीय भाई बहन के पास पहुँचे। कैसे पहुँचे, ये बेहतर तरीके आप जानते होंगे। सोशल मीडिया को कैसे उसका उपयोग करना है और कैसे बेहतर तरीके से करना है, ये हमसे बहुत अधिक
बेहतर आप सभी लोग जानते होंगे, उसका उपयोग करें। एक यानी विनम्र अनुरोध आप सभी से है। तो अब देखिए, भारतीय जनता दल एकता की बात करता है, और जो एकता इस मुल्क के लिए इस समय बहुत जरूरी है। दूसरी ओर देश के अंदर जो दुश्मन हैं उनसे भी आगाह करता है। जो दुश्मन जो राजनीतिक दलों के भेष में हैं, एक तो है जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी कॉकस, और इसके जितने भी प्रमुख रहे हैं, नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया, राहुल, सब के सब खतरनाक दुश्मन है इस देश के। उसी तरह से ये वाम दल भी इस देश के खतरनाक दुश्मन है। ये कई रूपों में भारतीय जनता दल ने बताया हुआ है। तब भी ये बीजेपी के लोग जो है वो इसी भारतीय जनता दल के मुहिम का विरोध कर रहे हैं। अब विरोध भी बड़े शात्रियाना ढंग से। वो अब शात्रियाना मतलब क्या, अब इसको अब किन शब्दों में कहा जाए, ये थोड़ा सा कठिन हो रहा है भारतीय जनता दल के लिए बताना। भारतीय जनता दल के दफ्तर को खुजवा रहे हैं, हमको ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बार दर्शन हो जाए तो अच्छे से हम वो स्वागत कर दें। अब सवाल ये है, बस सवाल यही उठता है, अच्छा, और इनका तरीका जरा देखिए। बोलेंगे कि राष्ट्रवाद, सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके आदमी जो माने गली के गुंडे मवाली होते हैं उस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। तो इनके वास्तविक चरित्र को देखने की जरूरत है कि ये बीजेपी के लोग, और उसमें कुछ आरएसएस के भी आते हैं। आरएसएस क्या कहता है, हम राष्ट्रवाद चलाते हैं। उसके लोग इस तरह से वो धमकाते हैं हमारे, मैंने इस भारतीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को, कि जो जैसे गुंडे और माफिया के जो तरीके होते हैं, जो उनकी भाषाएं होती, जो उनके शब्द होते हैं, उनके द्वारा नष्ट कर देंगे, इसको जमीन में गाड़ देंगे। तो ये हमारी आवाम को समझना बहुत जरूरी है कि ये सब कहने को है कि ये इनका राष्ट्रवाद है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। ये मुखौटा है, पोस्टरबाजी है। असली चरित्र वो है गुंडे मवाली और गुंडे और माफियाओं का। और विरोध क्यों कर रहे हैं? निश्चित तौर पर कि जो भारतीयता का जो विचार है, भारतीय एकता का जो विचार है, भारतीय सद्भाव का जो विचार है, और भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, आपसी सहयोग, आपसी सद्भाव का जो विचार है, उसका सामना करने का इनके पास कोई नैतिक बल और साहस नहीं है। सब खो चुके हैं, नैतिकता भी खो चुके हैं। इनके सारे बड़े नेता बिलों में छुपे हुए हैं। छोट भाइयों को सिखा कर, पढ़ा करके धमकाने के लिए उन्होंने छोड़ दिया है। दे हैव अनलिस्ड all these hooligans and hoodlums. तो इस चरित्र को जो भारतीय जनता पार्टी का है, वो अपनी आवाम को समझना बहुत जरूरी है। और भारतीय जनता दल ने यूट्यूब के माध्यम से बराबर बताया है कि ये जो बीजेपी की जब बात आती है तो इसकी व्यथा कथा बहुत ही विचित्र है। विचित्र इस मामले में कि इस बीजेपी का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी जो नेतृत्व है, वह तो इस जीएनपीसी
के पाप को धुल रहा है। उनके वो सारे आरोप जो कि उस जेएनपीसी पर लगने चाहिए, वो सारे आरोप जब जेएनपीसी इस पर बीजेपी पर आरएसएस पर लगाती है, तो आरएसएस के इशारे पर बीजेपी आरएसएस दोनों उसको स्वीकारते हैं ताकि वो पाप उसके सर से धुल जाए। और उसको पाल रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसके आगे घुटने टेक रहे हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है। कौन? बीजेपी का ऊपरी जो नेतृत्व है और जो उसकी सरकार है, आदरणीय मोदी जी की और उसकी सरकार। लेकिन उसका जो निचला हिस्सा है बीजेपी कैडर का, जिसमें वो उसके समर्थक, उसके कार्यकर्ता और निचला जो है वो नेतृत्व जो जमीन से जुड़ा हुआ है, वो एकाध अफवाह छोड़ दीजिए, वह पूरी तरह से भारत राष्ट्र के लिए वो समर्पित है। वो चरित्र नहीं है जो मोदी जी का चरित्र है। वो जो तबका है, माने निचला जो समर्थक है बीजेपी के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो निचला जो नेतृत्व है जो कि जमीन से जुड़ा हुआ है, उसका चरित्र हरगिज नहीं है जो मोदी जी का है। मोदी जी और उनकी सरकार और उसके बीजेपी का ऊपरी जो नेतृत्व है कि राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके राष्ट्र के साथ छलना और धोखा देना, वो चरित्र उसका नहीं है। वो हमारा जो भारतीय भाई बहनों का तबका है, मैं फिर से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता गण का जो भारतीय भाई बहन का तबका है, उसी बीजेपी का जो समर्थक गण का जो भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, बीजेपी का जो निचला जो नेतृत्व जो है जो जमीन से जुड़ा हुआ, वो जो भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, वह पूरी तरह भारत राष्ट्र को समर्पित है, भारत राष्ट्र की मजबूती के लिए समर्पित है। भारत राष्ट्र कैसे सुरक्षित रहे इसके लिए वो समर्पित है। और भारत राष्ट्र दुनिया के सामने दुनिया का सिरमौर कैसे बने इसके लिए वो समर्पित है। वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को समर्पित नहीं है। यही जो है भ्रम तोड़ना है बीजेपी के नेतृत्व को और आदरणीय मोदी जी और उनकी सरकार को। अब वो धीरे धीरे महसूस कर रहा है कि हम जो है इस बीजेपी में जिन चीज़ों के लिए इसके साथ जुड़े थे, ये पूरे देश के साथ वो हमको भी छल रही है, धोखा कर रही है। और भारतीय वाम ताकत दल भी उनसे निवेदन करना चाहता है कि आप सच्चे रूप में भारत राष्ट्र के लिए समर्पित होइए और बीजेपी के उस छलावा जो व्यवहार है इस देश के साथ, अवाम के साथ और आपके साथ भी, उस जाल से बाहर निकलिए, देश के कल्याण के लिए। तो अपने आदरणीय भारतीय भाई बहन इस चीज की परीक्षा करने के लिए कि ये आदरणीय मोदी जी, उनकी सरकार या बीजेपी का ऊपरी जो है नेतृत्व है, किस प्रकार जेएनपीसी की रक्षा कर रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप वो भारतीय जनता ताकत दल आपको बता रहा है। जहां भी यूट्यूब पर या वैसे भी बात आती है, यूट्यूब पर कमेंट में आता है ना, तुरंत बीजेपी वाले से पूछिए कि ये जो राहुल गांधी है, इसके गद्दारी के कई कारनामे हैं। वो पिछले एपिसोड में बताया गया, इसमें फिर से बताया जाएगा तो शायद ये लंबा हो जाएगा। लेकिन उसके कई कारगुजारियाँ नमूने के तौर पर, जैसे कि वो राहुल गांधी अपने जो थल सेना अध्यक्ष को अपने किसी नेता से सड़क का गुंडा कहलवाता है
और अपने दुश्मन पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष बाजवा को गले लगाने के लिए वो नवजोत सिद्धू को दूत के रूप में भेजता है। इसकी गद्दारी जरा देखिए। डोकलाम के मुद्दे पर जबकि इसी तरह की तनातनी थी और युद्ध ऐसी स्थिति बनी हुई थी, यही राहुल गांधी, गद्दार राहुल गांधी, रात के 12 बजे गुप्त रूप से अपने दुश्मन नंबर 1 चीन के राजदूत से रात के 12 बजे गुप्त रूप से मिलता है और हफ्तों तक ये झूठ बोलता रहा कि वो नहीं मिला है। अंत में कबूला। कितना बड़ा गद्दार है। और कई उदाहरण हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। इतना खतरनाक नारा हमारे मुल्क के संप्रभुता, सार्वभौमिकता और यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, एकता और अखंडता पर सीधा हमला बोलने वाला यह नारा था सरेआम। इस इतने खतरनाक देश विरोधी नारे को लगवाने वाले कन्हैया कुमार गिरोह का ये साथ दिया। ये देश के लोग बताएं कि इससे खतरनाक गद्दार कौन होगा राहुल से। ये सर्वविदित है, इसमें बात नहीं। लेकिन अभी भी इसको गद्दार कहने में कुछ भारतीय भाई बहनों का तबका है जो कि अभी मानने में उसको संकोच हो रहा है। क्यों संकोच हो रहा है? पिछले एपिसोड में भी बताया गया, आगे भी बताया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये बीजेपी वालों से पूछिए कि वो राहुल को इस देश का गद्दार मानते हैं कि नहीं मानते हैं। और ये चुप रहते हैं तो कहे भैया कि जो इतना खतरनाक गद्दार है उसको आप जो है इस तरह से क्यों दिखाते हैं कि भाई वो राजनीतिक विरोध करते हैं, वो जो है पप्पू हैं, उनको राजनीतिक समझ नहीं है, वो राजनीतिक ज्ञान नहीं है, वो नादान हैं, अकल के कच्चे हैं। इस तरह से दिखाने का आपका मंशा और आपके मंसूबे क्या है, पूछिए बीजेपी वालों से। तब परत दर परत जो है ये मंसूबे उनके खुलते जाएंगे। और आप लोग जानते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे कि बीजेपी वाले भी इतने खतरनाक जीएनपीसी और उसके इतने खतरनाक राहुल को रक्षा करने वाले भी बीजेपी का जो ऊपरी नेतृत्व है, जो आदरणीय मोदी जी हैं, मोदी जी सरकार कितने खतरनाक हैं इस देश के लिए, तो ये पूछना शुरू करिए। और इन चैनल वालों का भी जब कोई भी आता है बस कहे कि आप राहुल को इस देश का गद्दार मानते हैं कि नहीं मानते, बस एक सवाल करिए उनसे, अपने आप इनकी मानसिकता का भेद खुल जाएगा। और ये अभियान को शुरू करिए आप। ये चैनल वाले राहुल को इस देश का गद्दार मानते हैं कि नहीं मानते, सारी बातें खुलेंगी, ये देश को स्पष्ट हो जाए। जितना जरूरी भारतीय एकता का प्रसार करना, उतना ही जरूरी देश के दुश्मनों को पहचान करके उनको भारत के बाहर कर देना, उनको नष्ट करना है, दोनों आवश्यक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस आवश्यक समीक्षा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।